फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर, न्यू वीडियो ऑफ PYQ। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या है। सेल, बहुत सारी सेल्स मिलकर बनाती है टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं टिश्यू सिस्टम, और टिश्यू सिस्टम से ही हमें मिलता है ऑर्गन, है ना। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी लास्ट क्लास में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। तो हम आज स्टार्ट करेंगे शेप्स ऑफ सेल्स, कोशिका के आकार। कोशिका के आकार आज हम शुरू करने वाले हैं। हमारी जो कोशिका है वो कितने आकार की होती है ना, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो इसी के साथ आज हम लेते हैं हमारा पहला सवाल। तो व्हाट इज़ द शेप ऑफ RBC? RBC का आकार कैसा है? अब इसमें हमसे पूछा है कि RBC का आकार कैसा है। RBC का आकार पता होने से पहले आपको RBC की एटलीस्ट फुल फॉर्म तो पता होनी चाहिए कि RBC बोलते किसको है। तो RBC होती है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो इसी की वजह से जो हमारा जो खून है, हमारा जो ब्लड है, वो कैसा दिखता है? रेड कलर का दिखता है, लाल रंग का दिखता है, ठीक है। तो हमसे इसका आकार पूछा है, तो ऑप्शंस में हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। कॉन्वेक्स, उत्तल, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, स्टार शेप्ड, तारे के आकार का, या फिर उभयावतल, है ना। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ना साइड में RBC की पिक्चर लगा रखी है ताकि आपको एक आइडिया हो कि RBC आखिरकार में दिखती कैसी है, ठीक है। तो RBC जैसा कि आप देख सकते हैं गोल शेप में दिख रही है, गोल आकार में आपको दिख रही है, राउंड इन शेप में दिख रहा है। बीच में से ये धसी हुई है ना, बीच में से ये धसी हुई है। तो इसका आकार सबसे पहले ऐसा क्यों है, हम ये बात कर लेते हैं। इसका आकार ऐसा इसलिए है क्योंकि RBC का काम क्या होता है? RBC का काम होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। हमारे बॉडी में जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, है ना, उन सबको क्या प्रोवाइड करना? ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये जो RBC जो है ये क्या करती है? हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन देती है, ठीक है। तो इसका शेप हो जाएगा बाय कॉनकेव। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बाय कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे ही पूछता है तंत्रिका कोशिका का आकार कैसा होता है। तंत्रिका कोशिका हमें पता होनी चाहिए, हमारी नर्व सेल जो है, ठीक है, न्यूरल सेल जिसको हम बोलते हैं, नर्व सेल जिसको हम बोलते हैं। तो उसका आकार हमसे पूछा है, उसका शेप हमसे पूछा है। तो हमारे पास ऑप्शंस में है लॉन्ग, राउंड, ब्रांच्ड, A एंड C बोथ, लंबी, गोल, शाखा युक्त, और A और C दोनों, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका आंसर जो होगा वो होगा A और C दोनों, A एंड C बोथ इसका आंसर होगा। इसका आंसर ये क्यों होगा आप नेक्स्ट स्लाइड में देख के आपको पता चल जाएगा। इसमें मैंने नर्व सेल का पूरा डायग्राम या इमेज एक तरीके से कह सकते हैं, मैंने इसमें आपको दिखाने की कोशिश की है कि हकीकत में हमारी जो नर्व सेल है ना वो ऐसी दिखती है, ठीक है, ऐसी दिखती है। ये जो आपको पार्ट्स दिख रहा है ना, कौन सा कलर का पार्ट? ये जो हमारा जिसमें कांटे कांटे निकले हुए ना, ये जो पार्ट्स है हमारा, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। ब्रांच्ड पार्ट बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि आपको ऐसा दिख रहा है इसमें अलग अलग टहनियाँ निकली हुई जैसी दिख रही हैं, है ना। तो इसलिए हमने इसकी वजह से इसको क्या बोला? ब्रांच बोला, ठीक है। और दूसरा इसका क्या है कि इसको ना नर्व का हेड पोर्शन भी बोलते हैं, सर, ठीक है। तंत्रिका का सर हम इसको बोलते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये जो कांटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, तो नुकीले जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी के जो इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, बाहर से जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, अंदर की सेल की आपस की इन्फॉर्मेशन, ये क्या करता है? ये इन्फॉर्मेशन को ना लेता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है और दूसरे नर्व सेल को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। बाकी हालांकि हकीकत में होता है कैसा, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो दिस ब्रांच सेक्शन ऑफ नर्व सेल विच आर नोन एज डेंड्राइट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक से दूसरे बॉडी पार्ट में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है, जैसे मान लो कि आपने अपना जो हाथ है ना, आपका जो हाथ है आपने गरम तवे पे रख दिया, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि गरम तवे पे आपने अपना हाथ रख दिया और आप उसको रख रहे हो, है ना। आपने जैसे ही गरम तवे पे हाथ रखा, वो जो सिग्नल है वो सीधा
हमारे स्किन के थ्रू, नर्व सेल के थ्रू जो है वो सीधा ब्रेन तक जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही कम समय में जो है ये पूरी एक्शन प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने तवे पे हाथ रखा है ना, ब्रेन आपको हाथ सिग्नल दे देता है कि ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म है, इससे आपकी स्किन जल सकती है, अफेक्ट हो सकती है इससे आपकी स्किन। तो इसीलिए हाथ फिर आप उस हाथ हटाते हैं, है ना। तो ये किसकी वजह से आता है, ये आता है नर्व सेल की वजह से। पूरा हमारा न्यूरॉन सिस्टम इसी तरीके से काम करता है ना। तंत्रिका कोशिका की यह शाखा, जिसे डेंड्राइट्स के नाम से जाना जाता है, इसका उपयोग शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचना स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। भाई आपको एक जगह से दूसरी जगह खबर पहुंचानी है, बॉडी के अंदर की बात हो रही है ना। तो वो खबर पहुंचाने का काम कौन करेगी, वो हमारी नर्व सेल करेगी। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। हमारा अगला सवाल देखते हैं हम। अच्छा, कल हमने अमीबा की बात की थी। अमीबा क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है, मल्टीसेल्युलर होता है, ये सब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो अब अभी हमसे इसमें पूछा है कि अमीबा का शेप कैसा होता है, ठीक है। तो अमीबा का जो शेप है, ना तो वो बाइकॉनकेव होता है, ना तो वो लॉन्ग होता है, ना तो वो राउंड होता है, ये होता है हमारा शेपलेस है, यानी एसिमेट्रिक है, आकारहीन है। अब देखो कैसे, ये हमारे पास हमारा अमीबा का स्ट्रक्चर है, अमीबा का डायग्राम है। अमीबा हकीकत में ऐसा ही दिखता है, एकदम पिलपिला सा, अजीब सा, है ना। तो अमीबा जो है उसका अगर आप कोई भी शेप देखने जाओगे तो उसका कोई फिक्स शेप आपको मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए हमने इसको बोला एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब क्या है, अगर आप कोई भी जीव को दो हिस्सों में काट दो, दो बराबर हिस्सों में अगर आप काटने की कोशिश करो, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको वही चीज़ मिलनी चाहिए जो कि राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है ना। तो इसमें ऐसा नहीं होता, लेकिन आप इसको कहीं से भी काटो, आपको बराबर हिस्सा आपको इसमें कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको बोला कि अमीबा जो है इसका कोई आकार नहीं होता, कुछ भी इसका फिक्स नहीं होता। इसका न्यूक्लियस कहीं है तो इसके फूड वैक्यूल कहीं पे है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अमीबा का स्ट्रक्चर, अमीबा का शेप। और दूसरा हम देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास यहाँ वर्ड लिखा है एक सूडोपोडिया, ठीक है। सूडोपोडिया जो हमारा वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है सूडो, दूसरा है पोडिया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें सूडो का मतलब होता है फॉल्स। सूडो का मतलब क्या होता है, झूठा, झूठ। और पोडिया का मतलब क्या होता है, पैर, ठीक है। तो हकीकत में ये क्या होता है कि जैसे हमारे डायग्राम में भी हम देख रहे हैं कि सूडोपोडिया हमको जैसा दिख रहा है, इसमें क्या होता है कि ऐसे नॉर्मली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इसमें, है ना। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म से ही निकले हुए होते हैं। और ये क्या होता है, ये अमीबा के मूवमेंट के लिए और या फिर फूड कैप्चरिंग के लिए काम में आता है, ठीक है। यानी अगर हम हिंदी में बोलें कि कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य जो है उसी से निकला हुआ है ये, ठीक है। सूडोपोडिया अस्थायी उंगली जैसा है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये अपना शिकार पकड़ने के लिए और उपयोग गति मतलब मूवमेंट करने के लिए, चलने फिरने के लिए काम में आता है सूडोपोडिया, ठीक है। तो सूडो मतलब हो गया झूठ, झूठे पैर हैं इसके पास, झूठा पैर, सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स पैर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे शेप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। अच्छा, मैंने आपको कल के क्लास में ये बताया था कि जो हमारी स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा के पास क्या नहीं होता है, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं, माइकोप्लाज्मा जो होता है वो एक तरह का क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरियल सेल जो होती है वो भी बहुत सारे कई कई आकार की होती है ना। तो उस आकार को ही अब हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं आज। तो शेप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल में अगर हम बात करें तो हमें पहला दिया हुआ है विब्रियो, अल्प विराम के आकार का, अल्प विराम के आकार का ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म या फिर हम कह सके कि ये जो हमारा बैक्टीरिया है ये हैज़ा बीमारी फैलाता है। हैज़ा का रोग अगर जिसको हो जाए तो हमें पता होना चाहिए कि किस बैक्टीरिया की वजह से ये हुआ है। तो वो हमारा बैक्टीरिया हो गया विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया कि ये कॉलेरा डिजीज़ फैलाता है। अच्छा, कॉलेरा डिजीज़ होती किससे, हैज़ा बीमारी होती किससे, कॉलेरा डिजीज़ है ये हमारी वाटर बॉर्न डिजीज़ है, मतलब पानी से फैलती है ये बीमारी, है ना, पानी से फैलती है, ये जल जनित रोग है ये, ठीक है। और
दूषित जल से फैलती है ये। कंटामिनेटेड वाटर अगर आपने दूषित जल अगर आपने पी लिया तो उससे फैलती है ये बीमारी, और जिसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं क्या, लूज मोशंस। नेक्स्ट हमारा बैक्टीरियल सेल का जो शेप है वो है कोकस, यानी कि स्फेरिकल शेप्ड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और ये वही बैक्टीरिया है जिसको ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ में लिया था। ग्रिफिथ का क्या एक्सपेरिमेंट था, ग्रिफिथ ने क्या किया था, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये वही बैक्टीरिया है जिसको ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में काम में लिया था। ये जो हमारा बैक्टीरिया है ये निमोनिया फैलाता है, फ्लूइड एल्वेलाई भी इसी की वजह से होती है, यानी इसकी वजह से हमारा जो फेफड़े हैं उनके अंदर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से इंसान का जो दम है वो घुटने लगता है, और उसी के कारण उसके जो लिप्स है, नेल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, पर्पल कलर के हो जाते हैं, बैंगनी रंग के हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम हमारी बैक्टीरियल सेल जो है उसकी शेप देख लेते हैं, और वो है स्पाइरलम। ठीक है, यानी सर्पिल आकार बैक्टीरिया ये हमारा होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, सांप जैसा दिख रहा है आपको बैक्टीरिया, है ना। तो इसके एग्जाम्पल हम सबसे पहले देख लेते हैं, इसके उदाहरण हम सबसे पहले देख लेते हैं। आपको ना ये 3 बड़े बड़े एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे और ऐसा लग रहा होगा कि इतने बड़े बड़े नाम याद करने पड़ेंगे, तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि आप ना इसको RCB, है ना, आप इसको RCB के नाम से भी याद रख सकते हो। ठीक है, वो देखो कैसे, R फॉर रोडोस्पाइरलम, C से क्लोस्ट्रीडियम और B से बेसिलस। ठीक है, हमारी IPL की टीम भी रह चुकी है ये, तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, तो उसी के नाम पे आप इसको याद रख सकते हो कि ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये हमारा है रोडोस्पाइरलम, क्लोस्ट्रीडियम और बेसिलस। ठीक है, तो ये होते क्या है, सबसे पहले ये होते हैं एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर्स, ये होते हैं अवायवीय नाइट्रोजन फिक्सर। अब इसका मतलब क्या है हम देखते हैं। देखो, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, उस नाइट्रोजन को ना अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। जब ये नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा होता है ना, तब इसको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं होती है, ऑक्सीजन की हेल्प लेता ही नहीं है ये। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर्स। बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया जैसी उपयोगी रूपों में परिवर्तित करते हैं, है ना। बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म्स लाइक अमोनिया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके एग्जाम्पल्स हम एक बार वापस देख लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल्स में आ गए हमारी RCB यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे हमारी RCB है रोडोस्पाइरुलम, क्लोस्ट्रीडियम एंड बेसिलस। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट बैक्टीरियल सेल का शेप हम देख लेते हैं, जो कि है बेसिलस। रॉड शेप्ड के हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम्स में देख सकते हैं, आपको फोटो साइड में दिख रही होगी, जिसका एग्जाम्पल है बेसिलस थ्रुंजेंसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिलस थ्रुंजेंसिस। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये पेस्ट कंट्रोल में काम में आता है, कीट नियंत्रण में काम में आता है। और कीट नियंत्रण में काम में क्यों आता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, क्राय प्रोटीन्स होते हैं, और ये जो क्राय प्रोटीन्स होते हैं ना, ये उन कीड़ों को मारने में मदद करते हैं। इसीलिए हम इस बैक्टीरिया को यूज़ में लेते हैं फॉर पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, और ये जो है दूसरा इसका एप्लीकेशन, ये दूसरा ये जो बैक्टीरिया है बायोटेक्नोलॉजी में भी काम में आता है। ठीक है, तो हमारा जो बेसिलस है छड़ के आकार का हमारा ये बैक्टीरिया है। क्राय प्रोटीन होने की वजह से हम इसे पेस्ट कंट्रोल में काम में लेते हैं, और ये बायोटेक्नोलॉजी में काम में आता है। हमारे काम की यहाँ पे इतनी सी चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि बैक्टीरियल सेल जो होती है उसके भी कई तरह के अलग अलग आकार होते हैं, है ना। हमारी जो बैक्टीरियल सेल है वो सिर्फ एक शेप की नहीं होती है, वो बहुत सारे शेप्स की होती है, और वो शेप्स हमने इसमें पढ़ ली है। ठीक है, तो अब वापस हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पता भी चलना चाहिए ना कि हमें समझ में कितना है, और हमसे ये सब पढ़ने के बाद में हमसे क्वेश्चन अटेंड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। अब हमें इसमें बताना है कि इसमें से कॉमा शेप का जो हमारा बैक्टीरिया है वो कौन सा है। तो इसके हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं, माइकोप्लाज्मा, अमीबा, विब्रियो कॉलेरा और पैरामीशियम। अब देखो, जिसने ऑप्शंस भी ढंग से पढ़ लिए, या फिर जिसने
इतनी देर तक ध्यान से सुनी है बातें जो मैंने बताई है, जो अभी तक हमने पढ़ा है, अगर वो किसी ने ध्यान से सुना है, किसी ने ध्यान से समझा, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस देख के बता देगा कि ये कि माइकोप्लाज्मा नहीं हो सकता, अमीबा नहीं हो सकता है, पैरामीशियम नहीं हो सकता। आंसर तो क्या होगा? आंसर तो सिर्फ विब्रियो कॉलेरा ही होगा, है ना। तो विब्रियो कॉलेरा क्या काम करता है ये आपको पता ही होगा। तो जो विब्रियो कॉलेरा है ये हमारा क्या करता है? हैज़ा बीमारी फैलाता है ना। जो विब्रियो कॉलेरा है ये हमारी हैज़ा बीमारी को फैलाता है। हैज़ा बीमारी क्या होती है? वाटरबॉर्न डिजीज़ होती है, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। दूषित जल से फैलती है। अगर आपने दूषित जल को ग्रहण कर लिया तो क्या होगा? आपको कॉलेरा हो सकता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि दूषित जल ना पिए, हमेशा पवित्र जल ही पिए, ठीक है। तो अगला सवाल हमारा हम देखते हैं कि रॉड शेप्ड बैक्टीरिया विच इज़ नोन एज, छड़ के आकार वाले बैक्टीरिया को किस नाम से जाना जाता है? छड़ के आकार वाला जो बैक्टीरिया था कौन सा था? वो था हमारा बेसिलस, ठीक है। वो क्या था? वो था हमारा बेसिलस, जिसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा था क्या? बेसिलस थ्रुनजेंसिस। क्या पढ़ा था हमने? बेसिलस थ्रुनजेंसिस। ये बैक्टीरिया, हमने इसके बारे में ये भी पढ़ा था कि क्राय प्रोटीन होने की वजह से ये जो है पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ में आता है, और हम इसे बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में भी काम में लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोडोस्पाइरुलम, क्लोस्ट्रीडियम, बेसिलस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल। रोडोस्पाइरुलम, क्लोस्ट्रीडियम, बेसिलस किस आकार की जीवाणु कोशिका के उदाहरण हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी RCB। किसके बारे में बात की थी हमने? RCB के बारे में बात की थी। तो अब हमें ये बताना है कि RCB का शेप क्या था? क्या वो लॉन्ग था, या वो ब्रांच था, या वो राउंड था, या फिर स्पाइरल था? क्या था? तो जैसा कि आप आर से ही देख सकते हैं, रोडोस्पाइरुलम से ही देख सकते हैं, स्पाइरुलम स्पाइरल नाम आ रहा है ना, तो फिर इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये स्पाइरल शेप का था हमारा बैक्टीरिया, ठीक है। आप इसको इससे भी ऐसे भी याद रख सकते हैं। रोडोस्पाइरुलम में स्पाइरल करके नाम आ रहा है, तो हम इसको स्पाइरल शेप से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कोकस, यानी स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा कोकस गोलाकार वाले बैक्टीरिया का उदाहरण है? रोडोस्पाइरुलम, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, क्लोस्ट्रीडियम और बेसिलस। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था और मैंने आपको ये बताया भी था कि कोकस से आप याद रख सकते हैं। कोकस जो हमारा शेप में भी नाम आ रहा है वो हमारे बैक्टीरिया के अंदर भी नाम आ रहा है ना। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। निमोनिया फैलाता है, इसकी वजह से हमारे लंग्स में पानी भर जाता है। फ्लूइड फिल एल्वोलाई डिजीज़ कॉज करता है ये, जिसकी वजह से जो हमारे होठ हैं और जो हमारे नाखून हैं वो कैसे होते हैं? बैंगनी रंग के हो जाते हैं, है ना। अगला सवाल हमारा है, बैक्टीरिया विच इज़ यूज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन कंटेन्स विच काइंड ऑफ शेप। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है, हमें इसमें ये बताना है। तो अब इसमें जो क्वेश्चन है ये आपसे सीधा सीधा नहीं दिया गया। इसमें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है वो सबसे पहले जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ना। तो और फिर मान लो अगर आपको वो बैक्टीरिया भी पता चल गया, फिर उसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई उसकी शेप कैसी है। तो इसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 सवाल हमारे इसमें बनते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो हमारे जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारे हैं रोडोस्पाइरुलम, क्लोस्ट्रीडियम और बेसिलस। हमारी RCB आपको यहाँ पे याद रखनी है। RCB बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मैं वापस बोलूँगी। RCB हमारी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ये है रोडोस्पाइरुलम, क्लोस्ट्रीडियम और बेसिलस, ठीक है। तो ये हमारे जो बैक्टीरिया जो हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है मैं आपको वापस बता देती हूँ। हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ये बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो बहुत सारी चीज़ों में काम आ सके, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि इसकी RCB की शेप कौन सी है, ठीक है। तो हमारी RCB की जो शेप हो गई वो क्या हो गई? स्पाइरलम, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच पार्ट ऑफ द सेल कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ सेल। कोशिका का कौन सा भाग कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित और विनियमित करता है। मतलब ये बहुत मेजर काम हो गया। अगर आप पूरे सेल को कंट्रोल कर रहे हो, आप पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हो सेल की, तो सीधी सी बात है वो चीज़ कहाँ होगी, केंद्र में होगी, एकदम केंद्रित, बीचों बीच। कहते हैं ना बीचों बीच, जो सेंटर का जो पार्ट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ऐसा हम कहते रहते हैं और हम सुनते भी है बहुत बार। तो सेल का सेंटर का पार्ट क्या होता है, सेल के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, नाभिक, है ना। तो न्यूक्लियस जो है, नाभिक जो हमारा है, वो हमारी कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, पूरी कोशिका को कंट्रोल में रखता है ना। उसी के साथ में राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हज़ारों बार आपके कंपटीशन में पूछा गया है, और ये जितने भी क्वेश्चंस जो मैं आज लेके आई हूँ वो सारे के सारे ही PYQ है और कंप्लीट NCERT बेस्ड है ना। ये मैंने 8th से लेकर 11th क्लास तक की पूरी जो आपकी सेल के अंदर जो जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो सारा का सारा डेटा मैंने इस वीडियो में लाने की कोशिश की है, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि राइबोसोम जो है उसे हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन रिलीज करता है, प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम का है, ठीक है। और लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम को हम बोलते हैं आत्मघाती थैलियाँ, सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये ना कभी कभी अपनी खुद की बॉडी की सेल्स को ही मारना शुरू कर देता है। और ये ऐसा कब करता है, ये हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। जब हम सेल के सारे ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसमें पढ़ेंगे कि इसे सुसाइडल बैग्स क्यों बोला जाता है। मैं वापस बोलूँगी, राइबोसोम, लाइसोसोम और आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आया हो, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। इसी के साथ आज हम हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल इन द सेल। कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, यानी सेल के अंदर सबसे छोटा ऑर्गेनल कौन सा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो वो क्या है, नाभिक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन बनाने का काम करता है ये। न्यूक्लियस जो है हमारे सेल के बीचों बीच प्रेजेंट होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया, अब देखो नाम ही कितना बड़ा है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम, यानी ये क्या करता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। आपके सेल में जितनी भी पावर आ रही है, जितनी भी एनर्जी आ रही है काम करने के लिए, डिवीजन करने के लिए, वो किसकी वजह से आ रही है, वो आ रही है माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। और ये भी बहुत बार पूछा गया है। हालांकि मैं जब आपको सेल के हर एक ऑर्गेनल के फंक्शंस जब मैं आपको करवाऊंगी तब मैं आपको ये सब लिखवाऊंगी, लेकिन फिर भी एक बार आपको एटलीस्ट आइडिया तो होना ही चाहिए कि किसको हम क्या बोलते हैं। जैसे सुसाइडल बैग हम किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं। वैसे पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें जो हमें ये एकदम पता होनी चाहिए। इसी के साथ आज के हमारे 10 क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। हालांकि देखा जाए तो ये सिर्फ गिनती में 10 हैं। अगर इनमें से भी कोई क्वेश्चंस बनाना चाहे तो वो अलग अलग तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि हमने बैक्टीरियल सेल किस किस तरह के होते हैं, हमने इसमें ये देखा उनके कैसे कैसे उनके आकार होते हैं, हमने ये देखा। तो इसमें हमने देखा विब्रियो आकार है। अब देखो विब्रियो कॉलेरा से ये डिजीज़ क्या फैलाता है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये बैक्टीरिया दे दिया, उसका शेप बताओ, ठीक है, और फिर ये बीमारी कैसे फैलती है ये बताओ, कभी इसके सिम्टम्स बताओ। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस आपको सिर्फ 10 दिख रहे हैं। इन हर एक क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन निकल जाए, मतलब हर क्वेश्चन में से आप 2 से 3 क्वेश्चंस निकाल सको, तो ये इसमें बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ है। तो हमें ये एक एक चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रखने की है, ध्यान रखने की है। इसमें मैंने 8th से लेकर 11th क्लास तक का जितना भी NCERT का मटेरियल है वो मैंने इसमें डालने की कोशिश की है और आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। और अगर आपको जो भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में
बिना कोई झिझक के पूछ सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज़ है, आपके जो भी डाउट्स है, वो नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको ये पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो। तो अगर आपको लगा है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है, आपको सब कुछ इसमें समझ में आया है, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा आज का ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।